आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घर गए फडणवीस और मान गए एकनाथ शिंदे, जल्द हटेगा महाराष्ट्र में सीएम पद पर सस्पेंस। किसानों से किया वादा क्यों नहीं निभाया, कृषि मंत्री से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सवाल। क्या संभल पहुंच पाएंगे राहुल गांधी, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर नाकेबंदी। सीसीटीवी से पहचान, छापे और एनआईए जांच, संभल में 6 पाकिस्तानी खोखे मिलने पर क्या हो रहा एक्शन। सिक्योरिटी के लिए धमकी का ड्रामा, पुलिस के खुलासे पर भड़के पप्पू यादव। मार्शल लॉ, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और संसद के वीटो तक। 6 घंटे में आखिर क्या हुआ दक्षिण कोरिया में। सीरिया में विद्रोह से ईरान के माथे पर पसीना, यूएस और इजराइल की साजिश या फिर खामनेई की चाल। लग्न शुरू होते ही सोना महंगा, बहू बेटी के लिए जल्द खरीद ले गहने। क्या विनोद खन्ना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं विक्रांत मैसी। और डरी हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम, बुमराह का है खौफ, कंगारू विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने खोले बड़े राज। महाराष्ट्र में सीएम फेस पर बने सस्पेंस से आज पर्दा उठने वाला है। सरकार के गठन से पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे तक राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। इस बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए हैं और गुरुवार को शपथ लेने वाले 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक होंगे। इसकी जानकारी शिंदे के करीबी एकनाथ शिंदे नेता ने दी है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार शाम को कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास वर्षा निवास पर जाकर मुलाकात की थी और इसके बाद ही शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुए। इससे 6 दिन पहले फडणवीस और शिंदे के बीच आमने सामने की बातचीत हुई, जब ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के लिए दिल्ली में थे। सूत्रों ने बताया है कि एकनाथ शिंदे को सरकार में शामिल होने के लिए मनाने के लिए ही फडणवीस सीएम के आधिकारिक आवास पर गए थे। किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मंगलवार को कृषि मंत्री से सवाल किया है कि आखिर किसानों से जो लिखित वादे किए गए थे उन्हें क्यों नहीं निभाया गया। उपराष्ट्रपति का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी, एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताएं, क्या किसानों से वादा किया गया था? किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। हम किसानों को पुरस्कृत करने की बजाय उनकी सही ढंग से देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल जा रहे हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद राहुल गांधी आज संभल जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से पार्टी के प्रभारी और महासचिव अविनाश पांडे ने ऐलान किया है कि राहुल संभल जाने के लिए सुबह 10 बजे घर से निकलेंगे। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सुबह से ही भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। साथ ही दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इतना नहीं, एहतियात के तौर पर पीएसी एवं क्यूआरटी टीम भी तैनात कर दी गई है। संभल में हिंसा के बाद 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए संभल जिला कलेक्टर ने अपने आसपास के जिलों बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद के डीएम को पत्र लिखा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मदद मांगी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि संभल में धारा 163 लागू है। ऐसे में प्रशासन को 5 लोगों के साथ तो राहुल गांधी की एंट्री देनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है।
घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम द्वारा जांच के दौरान जमीन में दबे हुए कारतूस बरामद किए गए हैं। इन कारतूसों में से एक पर POF और दूसरे पर FN स्टार लिखा पाया गया है। इस मामले को लेकर SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि यह 9 mm की गोलियां हैं। इसके अलावा मौके से 12 बोर और 32 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। संभल हिंसा मामले में घटनास्थल से पाकिस्तानी गोलियां बरामद होने के बाद SP कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर को ही घटना को लेकर फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान जमीन में दबे हुए कुछ खोखे बरामद हुए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस पर निशाना साधा है। सुरक्षा पाने के लिए खुद के ही करीबियों द्वारा धमकी दिलाने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। सांसद ने पुलिस के दावों को सिरे से खारिज करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। यह वही व्यवहार कर रही है जो दिवंगत कांग्रेस विधायक हेमंत शाही जी को गोली लगने पर तत्कालीन सरकार ने किया था। उन्होंने आगे कहा है कि अगर किसी ने पैसे देकर धमकी दिलवाई है तो पुलिस नाम का खुलासा करे और उसे गिरफ्तार करे। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस झूठ फैला रही है, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है और हत्यारों को शह दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें पहले भी कई बार मलेशिया, पाकिस्तान और नेपाल से धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दक्षिण कोरिया के राजनीति में पिछले कुछ घंटों में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। राष्ट्रपति ने मंगलवार देर रात अचानक ही देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की, लेकिन इसके 6 घंटे बाद ही उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया। अब ऐसे में सवाल है कि इन 6 घंटों में क्या हुआ जिसकी वजह से इस फैसले को वापस लेना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से समझने की जरूरत है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार देर रात 11 बजे देश को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाए जाने की घोषणा की। उन्होंने इसके पीछे वजह विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह सरकार को पूंग बनाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव को सीरिया के हालात ने और बढ़ा दिया है। वहां हजारों सीरियाई विद्रोहियों ने ओलेपो शहर पर कब्जा जमा लिया है, जो अब सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस बीच ईरान ने सीरिया में हो रही घटनाओं के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले महीने के अंत में इदलिब प्रांत में जिस तरह से सीरियाई विद्रोहियों ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए, उससे ईरान हैरान रह गया था। एक सुन्नी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम इसकी अगुवाई कर रहा है, जिसने कुछ ही समय के अंदर सीरियाई सेना को अलेपो से भगाकर वहां कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि SDM सीरियाई राजधानी दमिश्क की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित हामा शहर पर भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल विद्रोही हामा के बाहर रुके हुए हैं, जबकि ईरान सीरिया शासक के लिए समर्थन जुटा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का कहना है कि सीरिया में जो घटना हुई उससे संकेत मिल रहा है कि अरब देशों को अस्थिर करने के मकसद से जायूनी शासक अमेरिका और आतंकवादी समूहों के बीच तालमेल है। पटना में शादी ब्याह का सीजन पूरी तरह रफ्तार पर है। इस वजह से सराफा बाजार में गहनों की मांग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। दुल्हन के गहनों की खरीदारी को लेकर बाजार में रौनक छाई हुई है। इस रौनक ने सोने और चांदी की कीमतों की रौनक भी बढ़ा दी है। सोने और चांदी की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि गहनों की बढ़ती मांग और सीजन की धूम के चलते आने वाले दिनों में इनकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में खरीदारी के इच्छुक लोगों के लिए यह समय सही माना जा रहा है। आज यानी 4 दिसंबर को एक बार फिर कीमतों में बदलाव देखने को मिला। 24 कैरेट सोने की कीमत 3 दिसंबर के मुकाबले 76,400 रुपए से बढ़कर 76,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रही है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 71,000 रुपए से बढ़कर 71,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी। 59,000 का सोना 59,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के लिए काफी चर्चा में रहे बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी ने फिल्मों से ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है। उनका यह कदम दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना और एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के कदम से काफी मिलता जुलता है, जिन्होंने अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर आने के बाद बॉलीवुड छोड़ दिया था। हालांकि दोनों के बॉलीवुड से ब्रेक लेने की वजह काफी अलग है। विनोद खन्ना ने शोकों के साथ आध्यात्मिकता की तलाश में बी टाउन की गलियों को छोड़ दिया। साल 1982 में अपनी मां को खोने के बाद विनोद खन्ना टूट गए। अपने इस गम को दूर करने के लिए उन्होंने ओशो की ओर कदम बढ़ाया। उनके इस कदम से उस समय पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई, क्योंकि विनोद अपने समय के बॉलीवुड के टॉप सितारों में से एक थे। साल 1975 में ओशो के शिष्य बने खन्ना ने शुरुआत में ओशो के आश्रम में माली का काम किया। हालांकि विनोद खन्ना ने 5 साल के गैर के बाद मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित इंसाफ के साथ फिल्मों में फिर वापसी की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया, जबकि पहली पारी में टीम इंडिया सिर्फ 150 रनों पर ढेर हो गई थी। फिर भी भारतीय टीम ने मैच आसानी से जीत लिया। इसके बाद ऐसी खबरें आई कि ऑस्ट्रेलिया टीम के ड्रेसिंग रूम में तनाव है। अब एडिलेड टेस्ट से पहले विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने इस पर बात की है। एलेक्स कैरी ने कहा है कि उनकी टीम एकजुट है और उन्हें विश्वास है कि 6 दिसंबर से एडिलेड में खेले जाने वाले पिंक बॉल टेस्ट मैच में उनके बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाले भारतीय आक्रमण का सामना करने के लिए बेहतर रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे।